पर सुन रहे थे, हमारे सहयोगी ने कई सवाल उनसे किए। अमिताभ यश ने यह बताया, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन तो पुख्ता है कि अनिल दुजाना एनकाउंटर के दौरान मारा गया है और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन वो कौन सी वारदात थी, उस बारे में आगे डिटेल से जानकारी आएगी। किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ, ये तमाम जानकारी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाएगी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। ऋषभ, आपने अमिताभ यश जी से बात की और जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या जानकारी मिल रही है? अनिल दुजाना को आज सुबह कब से ट्रैक कर रही थी यूपी एसटीएफ? देखिए, आपने खुद देखा, अमिताभ यश एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पे है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, अनिल दुजाना वहां पर मारा गया। हम काफी समय से उसको ट्रैक कर रहे थे। हालांकि अभी वो ये स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहे हैं कि किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अनिल दुजाना मेरठ की तरफ पहुंचा था, उसका इरादा क्या था, उसके पास कौन कौन से असलहे थे, क्या इस एनकाउंटर में कोई एसटीएफ का कर्मचारी भी घायल हुआ है। ऐसी तमाम डिटेल्स अभी उन्होंने फिलहाल नहीं दी है। वो शायद जा रहे हैं किसी और ब्रीफिंग इसको करेंगे, इसके बाद आगे ऑफिशियली बात करेंगे मीडिया से और वो बताएंगे इस एनकाउंटर के बारे में, अनिल दुजाना की प्लानिंग के बारे में, कैसे उसको घेरा गया, किस वारदात को अंजाम देने जा रहा था, किस तरह के उसके साथ पास असलहे थे। लेकिन अनिल दुजाना के बारे में मैं बता दूं, 90 का जो दशक खत्म हो रहा था, जब गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब एक हुआ करता, तो उस दौरान से ही सुंदर भाटी और अनिल दुजाना गैंग की रंजिश चली आ रही थी। नरेश भाटी, सुंदर भाटी दो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बाद में संबंध उनके खराब हुए। नरेश भाटी का जब मर्डर हो जाता है तो उसका भाई रणदीप भाटी और उसका भांजा अमित कसाना, एक नाम हमेशा आपको याद रखना होगा, अमित कसाना का ही दोस्त था रणदीप भाटी गिरोह का आपने जिक्र किया, उसके शार्प शूटर योगेश के साथ भी अब इसने हाथ मिला लिया था। ये भी खबर निकलकर सामने आई ऋषभ मणि, और कहा जा रहा है कि उसके साथ जब हाथ मिला लिया तो अब लग रहा था कि किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को ये धमकियां दे रहा था, जब से जेल से बाहर आया था, जो लोग उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे उन लोगों को भी धमकाया जा रहा था। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली हो? देखिए, इसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और जेल से छूटने के बाद से ही अनिल दुजाना इस फिराक में था। कैसे कि उसके खिलाफ मुकदमों में जो गवाह थे उनको कमजोर किया जाए, उनको धमकाया जाए और उसके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको कोर्ट में कमजोर किया जाए, ताकि कोर्ट के जरिए उसको किसी मामले में सजा न मिल पाए। जिस तरह से इस वक्त हमारे सहयोगी निखिल पहुंच गए हैं लोकेशन पर, उस जगह पर जहां पर एनकाउंटर हुआ, उस जगह पर जहां पर अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया, यूपी एसटीएफ ने उसे मार गिराया। निखिल, आपके पास आती हूं और ये दिखाइए, वो लोकेशन हमारे दर्शकों को दिखाइए, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ, गोली कहां से चली, कैसे चली, बता सकेंगे तो बताइए जरा। निखिल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, निखिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद, लेकिन आप देख सकते हैं कि निखिल उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ऋषभ जानकारी दे रहे थे। ऋषभ, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि किस तरह से अनिल दुजाना तक एसटीएफ पहुंची। देखिए, जब ये जेल से छूटा था उसके बाद से ही लगातार एसटीएफ इसको ट्रैक कर रही थी और ये पूरी कोशिश कर रहा था इसके खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हैं उनमें जो गवाह हैं, जो प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको डराया जाए, धमकाया जाए और अपने मुकदमों को प्रभावित कराया जाए। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रोसिक्यूशन का समन्वय चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा अब बड़े बड़े अपराधियों को सजा होने लगी है, तो अनिल दुजाना को भी ये बात समझ में आ रही थी आने वाला समय उसके लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है और इसको पैसे की भी जरूरत थी। ये बात भी सामने आ रही थी कि पैसे की उगाही के लिए, रंगदारी के लिए भी ये कई लोगों को फोन कर रहा था। बस यहीं पर एसटीएफ के ये चंगुल में फंसा है। हालांकि अभी एसटीएफ ने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये कहां किससे कोई रकम वसूलने जा रहा था, किस वारदात को अंजाम देने के इरादे से ये मेरठ पहुंचा था। ये बात अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन इसी दौरान एसटीएफ ने जो जाल बिछा रखा था उसमें अनिल दुजाना फंसा है और जब एसटीएफ की घेराबंदी हो गई, अनिल दुजाना की ओर से फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है, एक बार फिर से लोकेशन पर आपको लिए चलते हैं। निखिल वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। निखिल, दिखाइए तस्वीर और दिखाइए कि क्या क्या बरामद हुआ है। पुलिस को वहां से कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, जानकारी मिली हो, अगर आप इलैबोरेट कर पाए। देखिए, कुख्यात बदमाश गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। यही वो स्पॉट है जहां पर अनिल दुजाना को 1, 2, 3, 4 करीब 6 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है
और यही वो स्पॉट है जो यूपी एसटीएफ ने अब इसको गोल घेरा किया है। यूपी पुलिस ने इसको सबूतों के लिए सुरक्षित रखा है। इसके अलावा यही वो टीम है एसटीएफ की जिन्होंने उसको यहाँ पर मुठभेड़ की है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यही वो जाबाज सिपाही हैं, यही वो जाबाज इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर मुठभेड़ की है अनिल दुजाना के साथ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी था, गैंगस्टर का आरोपी था अनिल दुजाना, और उसको यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने साइट फॉर सीन यहाँ पर डेवलप किया है, और खुद एसटीएफ के एएसपी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते। अभी बिजी हैं, लेकिन अनिल दुजाना पिछले काफी समय से वेस्टर्न यूपी में एक्टिव था और यहाँ पर वो रंगदारी मांग रहा था। इसी के चलते वो एसटीएफ के ट्रैप में फंसा और उसको मेरठ के जानी में उसके साथ मुठभेड़ की गई। यहाँ पर लोकेशन पर जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिख रही थी उसे लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको मिली हो? क्योंकि कहा जा रहा था कि उस स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहा था जिस दौरान एनकाउंटर हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूं, यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें अनिल दुजाना जा रहा था, और यही वो देखिए खंबे से टकरा गई, बिजली के खंबे से टकरा गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने यहीं पर उसकी घेराबंदी की और एक के बाद एक कई गोलियां उसको लगी हैं। आप देख सकते हैं यही वो वेपन है जो अनिल दुजाना के पास था, उसी का खून है, और यहीं पे 1 2 3 4 5 6 मतलब कई राउंड, मल्टीपल राउंड्स में यहाँ पर फायरिंग हुई है। और यही कुछ जो यहीं पर अनिल दुजाना इसी रास्ते से जा रहा था। वेस्टर्न यूपी में रंगदारी का धंधा इसने चला रखा था। 50 से बिल्कुल निखिल, जरा इस लोकेशन को डिस्क्राइब कीजिए, जिस तरह से ये गाड़ी दिख रही है, किस तरफ से आ रहा था अनिल दुजाना, कहां भागने की फिराक में था जब ये एनकाउंटर में मारा गया? देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं, ये वो जानी का संपर्क मार्ग है, इसी रास्ते से अनिल दुजाना आ रहा था और इसी के पीछे एसटीएफ की टीम उसका पीछा कर रही थी। एक बहुत संकरा रास्ता है, नहर के किनारे का ये रास्ता है, और अक्सर जो बदमाश है वो इसी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर पुलिस नहीं होती। और जिस तरीके से ये स्कॉर्पियो है, यहाँ आप देख सकते हैं डीएल नंबर की स्कॉर्पियो, दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो है, इसी में अनिल दुजाना सवार था और उसके पास हथियार भी थे। यही वो हथियार है जो अनिल दुजाना इस्तेमाल कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि कितनी राउंड गोलियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और एक के बाद एक गोलियां जब अनिल दुजाना ने पुलिस पार्टी पर चलानी शुरू करी तो पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, और यहाँ पर जब पुलिस ने फायरिंग की तब जाकर अनिल दुजाना ढेर हुआ। अभी उसको अस्पताल भेजा गया है, अभी पुष्टि ये हो रही है कि उसकी मौत हो गई है। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें, यहाँ पर खुद एएसपी एसटीएफ हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं सर, क्या हुआ यहाँ? एक सेकंड में मैं एक बार टीम से बात करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी टीम से बात करके एएसपी मतलब पूरी तरह से जांच निखिल ये भी बताएं, ये जो स्कॉर्पियो है क्या इसमें और भी हथियार है या वही पिस्टल जो जमीन पर पड़ी है उसी पिस्टल के साथ अनिल दुजाना भाग रहा था, या और भी हथियार हैं स्कॉर्पियो के अंदर? देखिए मेनका, अभी इसको क्राइम सीन के लिए रिजर्व रखा गया है। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें, क्योंकि ये क्राइम सीन है, पुलिस ने इसको बैरिकेड किया है, इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस स्कॉर्पियो की हालत नजर आ रही है तो माना जा रहा है कि इसके अंदर अभी कई और हथियार हो सकते हैं। इस स्कॉर्पियो की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं, अंदर से भी इस स्कॉर्पियो को दिखाते हैं कि यहाँ पर उसका एक बैग पड़ा हुआ है स्कॉर्पियो के अंदर, और जो अंदर जो सामान है वो भी कुछ और सामान भी रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हथियार है नहीं है। यह भी एसटीएफ की टीम डिस्क्राइब करेगी। आप देख सकते हैं गहन पूछताछ जारी है, क्योंकि जो टीम ने इसको यहाँ पर मुठभेड़ किया है उनसे एएसपी एसटीएफ यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। आखिर निखिल, ये जो इलाका है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर ये जो लोग पहुंचे हैं, क्या ये रिहायशी इलाका था, आसपास के लोग पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है? देखिए ये एक ऐसा रास्ता है जिसे आमतौर पर कोई इस्तेमाल नहीं करता। नहर पटरी है, ये बराबर में गंग नहर बह रही है, जानी की गंग नहर है, और इस रास्ते को अक्सर सुनसान माना जाता है, लुटेरों का अड्डा माना जाता है, क्योंकि रास्ता बड़ा बेहद सुनसान है और अक्सर बदमाश इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो इस रास्ते को भली भांति पहचानते हैं या फिर जिन्हें न हो। तो दुजाना इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ से जा रहा था। वहीं एसटीएफ को सूचना मिली कि यहाँ से दुजाना जा रहा है और उसकी घेराबंदी की गई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें, यही गाड़ी है, जब पीछा एसटीएफ की टीम कर रही थी तो दुजाना की गाड़ी इसी बिजली के खंबे से यहाँ टकरा गई है, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई, फायरिंग हुई दोनों तरफ से, और उस फायरिंग के दौरान दुजाना को कई राउंड गोलियां लगी हैं, और इस गोलीबारी की घटना में अब दुजाना ढेर हो चुका है। जी ये भी बताएं निखिल कि क्या इस गोलीबारी में किसी एसटीएफ के जवान को भी गोली लगी है, कोई एसटीएफ का जवान जख्मी हुआ है क्या? देखिए अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आ रही है कि एसटीएफ का जवान जख्मी हुआ हो। कितने लोग थे टीम में, कितने मेंबर थे टीम में, इस पर अभी गहन छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है। और
मैं एक बार ब्रीफिंग ले लूं अपनी टीम से। एक सेकंड प्लीज। ठीक है, टीम अभी बात नहीं करेगी, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनसे अगर आप बात कर पाए कि उन्होंने क्या देखा। वैसे तो आप बता रहे हैं कि काफी सुनसान इलाका था। बिल्कुल बेहद सुनसान इलाका है और केवल एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम और केवल मीडिया कर्मी ही अभी इस मार्ग पर हैं। मीडिया कर्मी उस समय पहुंचे हैं जब न्यूज 18 की टीम यहां पहुंच गई है और उसके बाद यहां पर अब क्राइम सीन को जनरेट करने की जो सबूत इकट्ठा कर रही है एसटीएफ की टीम, यहां सबूत इकट्ठा कर रही है। क्राइम सीन बनाया गया है। एसटीएफ फॉरेंसिक टीम आ गाड़ी चुकी है है जिसमें अनिल दुजाना भाग रहा था। जी बिल्कुल, फॉरेंसिक टीम आ चुकी है और यहां पर एसटीएफ की टीम जो है वो इस गाड़ी का एनालिसिस कर रही है कि आखिर कोई हथियार और किस वारदात को अंजाम देने के लिए अनिल दुजाना जा रहा था। इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। निखिल, अभी हाल ही में सीएम आवास से जी निखिल, हाल ही में सीएम आवास से सीएमओ से एक लिस्ट जारी हुई थी कुख्यात बदमाशों की, जिसमें 61 नाम था। उस लिस्ट में अनिल दुजाना का नाम भी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो 7 बदमाशों के नाम थे, जिनमें से 6 अभी जेल में हैं, एक अनिल दुजाना ही बाहर था। क्या इसके आतंक की उल्टी गिनती उस लिस्ट के साथ ही शुरू हो गई थी? बिल्कुल, आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और जिस तरह से सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि अपराधी या तो जेल में या प्रदेश से बाहर हो, तो उस पर काम किया जा रहा है। और आज एसटीएफ की 25वीं सालगिरह भी है और ऐसे मौके पर अनिल दुजाना का ढेर हो जाना यानी एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है। और जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना का आतंक था, तो वो आतंक का पर्याय बन चुका था। रंगदारी मांग रहा था लगातार। पिछले 2 हफ्ते पहले ही जेल से छूटकर आया था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 मुकदमे उस पर दर्ज हुए हैं, जिसमें वो रंगदारी भी मांग रहा था और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो धनाढ्य लोग हैं उनको संपर्क कर रहा था कि किसी तरह से उसको कुछ रुपयों की व्यवस्था करा दी जाए। ऐसे में लोगों को धमका भी रहा था और इसी के चलते वो एसटीएफ के रडार पर आया। इस रडार में फंसते ही अनिल दुजाना को ट्रैक करना शुरू किया गया और आज यहां पर मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में गंग नहर के किनारे उसको ढेर कर दिया गया है। अभी जो उसका शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और यहाँ पर जो पुलिस है, जो एसटीएफ की टीम है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, और लोकेशन को देखकर ऐसा लग रहा है निखिल जैसे ये गंग नहर के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। पीछे एसटीएफ की टीम को देख शायद इसने रास्ता मोड़ने की कोशिश की। एक पतली सी सड़क जो जा रही है, इस सड़क के साथ साथ उस पर अपनी स्कॉर्पियो को उतारने की कोशिश की और शायद इसी दौरान पोल से टकराता है और उसके बाद एसटीएफ के साथ एनकाउंटर और एनकाउंटर में ये मारा जाता है। कुछ ऐसा इस लोकेशन से समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां पर ये गाड़ी पोल से टकराई है उससे थोड़ी दूर पहले ही एक पतली सड़क नीचे उतरती हुई दिख रही है। शायद उसी सड़क का इस्तेमाल कर ये भागने की कोशिश में था, लेकिन भाग नहीं पाया और एनकाउंटर में मारा गया है। निखिल, और क्या इंफॉर्मेशन अभी तक मिल रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कितना इंतजार करना होगा? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी यहां पर पूछताछ चल रही है। जो क्राइम सीन पर मौजूद टीम थी उससे खुद एएसपी एसटीएफ पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे आया, क्या क्राइम सीन था, किन हालातों में उसके साथ मुठभेड़ हुई। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको पुलिस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार कर रही है और उसके बाद माना जा रहा है कि अमिताभ यश जो एडीजी एसटीएफ है वो यहाँ पर वो इस पर पूरी ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि अभी जो यहाँ मौजूदा अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से क्राइम सीन की अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि 2 स्पॉट्स बनाए गए हैं एसटीएफ ने। 2 जगह फायरिंग हुई है, पहले यहाँ पर फायरिंग हुई है, उसके बाद वहां जो गाड़ी है वहां पर भी फायरिंग हुई है। दोनों जगह शेल्स पड़े हैं, खोखे पड़े हैं और यहाँ जो है बेहद सुनसान रास्ता है। मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा कि ये एक बेहद सुनसान रास्ता था जो बिल्कुल नहर पटरी के किनारे बना हुआ है। बराबर से बिल्कुल नहर बह रही है और ये एक नहर पटरी है जिसका जो रास्ता है बेहद संकरा रास्ता है और ये आमतौर पर बुग्गी वाले इस्तेमाल करते हैं, कि आसपास के किसान यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं उसको जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दुजाना इस रास्ते से बाहर फरार होने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था, और ये रास्ता कहाँ जाता है अगर आप बता पाए निखिल? ये रास्ता जिससे भागने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना, ये रास्ता कहाँ जाता है? देखिए, ये रास्ता यहाँ से मुजफ्फरनगर की तरफ जाता है, क्योंकि जानी की नहर है, मुजफ्फरनगर, खतौली और उसके बाद जान में नहर है। मैं आपको बता दूं कि ये नोएडा की तरफ से जब भाग कर आ रहा था तो ये एक बहुत सेफेस्ट रास्ता माना जाता है। आज चुनाव भी है, मुजफ्फरनगर में इस समय चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में जगह जगह चेकिंग्स हो रही है, बैरिकेडिंग्स है, लेकिन ये जो रास्ता है इस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं होती आमतौर पर और ना ही कोई चेकिंग होती है। कहा यह भी जा रहा था निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की फिराक में था ये।
देखिए ठीक है निखिल, लौटते हैं आपके पास। एसएन सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, अनिल दुजाना एनकाउंटर में मारा गया एक और बदमाश कुख्यात माफिया की लिस्ट में शामिल नाम वो ढेर हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अनिल दुजाना जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही खूंखार बदमाश था, खूंखार अपराधी था। इस पर 60 से अधिक गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज थे और 18 से अधिक तो हत्या का आरोपी था। मुझे लगता है कि आज जो पुलिस इनकाउंटर में ऐसे अनिल दुजाना जो मारा गया है, जो एक दुर्दांत अपराधी है, इसके अपराध का आज अंत हो गया। तो इसके लिए पूरी एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एसटीएफ के लोग एक बहादुरी का कार्य करते हैं। जब किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनको भय होता है कि ऐसे अपराधी जो बम बारूद के रास्ते को तय किए, जो हाथ में पिस्टल लेकर निकले हैं, जो गुनाह के रास्ते पर चले हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो एक हिम्मत का विषय है कि जो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने जाते हैं, और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। अगर पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग करता है तो जाहिर तौर पे जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करती है, और इसमें अगर एक दुर्दांत अपराधी मारा जाता है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों को जो है AK-47 से हमला करता था, किसी का अपहरण करता था, किसी से फिरौती लेता था। तो ऐसे अपराध के एक युग का आज अंत हो गया। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या तो अपराध छोड़ दें। उसी दिशा में यूपी एसटीएफ भी काम करती नजर आई और काफी वक्त से ही इस फिराक में थी यूपी एसटीएफ की कब इसे पकड़ा जाए, क्योंकि 2 मामले जेल से निकलने के बाद दर्ज हो चुके थे इस पर। निश्चित तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक जगह पर वो कहते, जब पहले कालखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि अपराधियों को अब उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए। अगर उनको अपराध करना है तो किसी और देश की शरण ले लें। अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे तो निश्चित तौर पे जो विधि सम्मत कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। और लगातार आप देख रहे होंगे कि अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को जेल में डालने के लिए इस तरह की लगातार कार्रवाई हो रही है। 65,000 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, और जो इनामिया बदमाश हैं, जो दूसरी सरकारों में घूमते थे, उनको भी लगातार गिरफ्तार करने का। लेकिन एसएन सिंह जी, विपक्ष भी इस तरह के एनकाउंटर्स पर लगातार सवाल उठाता रहा है। पहले भी आपने देखा, एक बार फिर से विपक्ष हमलावर हो सकता है कि विपक्ष जब विरोधी की भूमिका में आ जाता है तो ऐसे सवाल उठाता है, क्योंकि विपक्ष भी वही चाहता है कि प्रदेश में खुशहाली हो, देश में खुशहाली हो, प्रदेश में अमन चैन हो। लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। वो तो अच्छे चीजों पे भी विरोध करता है। वो तो कोरोना काल खंड में जो वैक्सीन लोगों की जान बचाने के लिए बनती है, उस पे भी वो सवाल उठाता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के ऐसे बातों का जवाब जनता खुद दे रही है, और हमें जनता के प्रति जवाब देना हो, ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जो विधि सम्मत हो, जो कानून सम्मत हो। अगर अपराधी कोई गुनाह किया है उसको पकड़ने का लगातार एसएन सिंह जी, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इसका किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? निकाय चुनाव पर अगर पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए 2022 में भी हम चुनाव में गए थे और लोगों ने देखा कि हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सर्वमान्य है। इस नाते हमारे विकास को भी लोगों ने अपनाया, और जो हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के प्रति अपनाते हैं उसको